नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता और इस बुलेटिन यानी गंगा सवेरा में आपको दिखाएंगे यूपी उत्तराखंड के हर शहर, हर कस्बे की खास खबर। बिल्कुल, और खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी होगी। हर खबर पर हम करेंगे स्नेहा विस्तार से बात। बिल्कुल, चाहे वो राजनीति हो या जन सरोकार की खबरें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर की। वो है राष्ट्रपति चुनाव की। आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसीलिए आज सुबह 11 बजे से मतपत्रों की गिनती यानी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों से आए बैलेट बॉक्स से मतपत्रों की सबसे पहले गिनती होगी। आपको ये भी बता दें कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। आज होने वाली काउंटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति। और 4 से 5 बजे के बीच में आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव को किसने जीता है। इस महामुकाबला को जीतकर कौन आखिर बना है देश का राष्ट्रपति, आज शाम तक आपको ये पता चलेगा। सबसे पहले 11 बजे से जो बैलेट बॉक्स अलग अलग राज्यों से आए हैं उनसे गिनती शुरू की जाएगी और सुबह 11 बजे से ये काउंटिंग शुरू होने वाली है। बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। बहुत अहम दिन है आज देश के लिए, एक एक जन के लिए। अलग अलग राज्यों से जो बैलेट बॉक्स आए हैं उनकी काउंटिंग सबसे पहले होगी। एनडीए की तरफ से जैसा कि आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। हालांकि चांसेस जो है स्नेहा वो द्रौपदी मुर्मू के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के वोट महत्व को देखें, उस गणित को देखें, तो उस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू विजेता लग रही हैं, लेकिन शाम तक का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, ये औपचारिकताएं हैं और देखना ये होगा काउंटिंग 11 बजे के बाद शाम तक अनाउंसमेंट और किस तरीके के जश्न और खुशी की तैयारियां हो चुकी होंगी, वो कैसी तस्वीरें होती हैं उन पर निगाहें हैं। तो देखिए कौन बनेगा देश का नया राष्ट्रपति, आज ये तय हो जाएगा। तमाम राज्यों से आए बैलेट बॉक्स में जो मतपत्र हैं उसमें वरीयता के आधार पर जब चुनाव होता है तो कौन जीतेगा ये तय हो जाएगा। तो रायसीना की जंग कौन जीतेगा, आज शाम तक नतीजे आ जाएंगे, ये साफ हो जाएगा। तो आज नतीजों का इंतजार है, जिसके बाद शाम तक नए राष्ट्रपति के नाम पर मुहर लग जाएगी और इसके लिए अलग अलग राज्यों से बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसकी गिनती संसद भवन में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। आज शाम तक तय हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन बन रहा है। 18 जुलाई को हुए चुनाव में पड़े मतों की आज गिनती की जाएगी। मतगणना की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और संसद भवन में सुबह 11 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस कमरे में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए थे उसी कमरे में यानी कमरा नंबर 63 में मतों की गणना होगी। मतगणना के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं से मतपेटियां पहुंच चुकी हैं। आंकड़े पक्ष में होने के चलते एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है, जबकि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की भी खबरें आई हैं। मुर्मू का चुनावी अभियान देख रहे बीजेपी सूत्रों का दावा है कि मुर्मू को कम से कम 65% वोट जरूर मिलेंगे, इसलिए उनकी जीत तय है। लिहाजा दिल्ली में आज शाम 5 बजे के बाद भाजपा की जश्न यात्रा निकालने की तैयारी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। पंडित पंथ मार्ग से राजपथ तक जेपी नड्डा के नेतृत्व में यात्रा निकालने की तैयारी है। आपको बता दें कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता मंडल में कुल 4,809 मतदाता हैं। इनमें 776 सांसद हैं, जबकि 4,033 विधायक हैं। सांसदों के एक मत का मूल्य 700 है, जबकि विधायकों के एक वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। विधायकों के एक वोट का मूल्य सबसे ज्यादा 208 उत्तर प्रदेश में है, जबकि सबसे कम 7 सिक्किम में है। सबसे पहले संसद भवन में डाले गए मतों की
गिनती की जाएगी। संसद भवन में कुल 730 वोट डाले गए थे। इसके बाद राज्यों में पड़े मतों की गिनती शुरू होगी। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार 10 राज्यों की मतपेटियां बारी बारी से निकाली जाएंगी। उदाहरण के लिए पहले 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य शामिल होंगे। वोटिंग के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सांसदों और विधायकों को मिलाकर 99% से ज्यादा मतदान हुआ था। मतदान के बाद निर्वाचन आयोग ने कहा कि निर्वाचक मंडल की सूची में 4796 मतदाताओं में से 99% से अधिक सांसदों और विधायकों ने मतदान किया है। राष्ट्रपति की जीत के बाद उन्हें 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि एक दिन पहले यानी 24 जुलाई को मौजूदा महामहिम रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो वहीं आज शाम 5 बजे बीजेपी की जश्न यात्रा निकलने वाली है और इस जश्न यात्रा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। और राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के बाद भाजपा ये यात्रा निकालेगी। पंडित पंत मार्ग से राजपथ तक जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जाएगी। और देखिए, ये जश्न की तैयारियां हो चुकी हैं, जिसके बाद हम कर रहे थे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक यात्रा निकाली जाएगी। ये जश्न की यात्रा होगी और आज निकलेगी भाजपा की जश्न की यात्रा। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जेपी नड्डा सबसे आगे होंगे इस यात्रा में, यानी कि वो नेतृत्व करेंगे। और ये यात्रा जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे आएंगे शाम को, उसके बाद निकाली बिल्कुल जया, यही हम जिक्र कर रहे थे कि औपचारिकताएं ही हैं अगर संख्या बल और गणित को देखा जाए। और ऐसे में जब इन औपचारिकताओं का निर्वहन हो जाएगा तो बारी आती है उत्सव की। बिल्कुल, और वो यात्रा आज हमें देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं आप बात करते हैं राज्य मंत्री दिनेश खटीक की। दरअसल दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद से यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल लगातार तेज है। बिल्कुल, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद से दिनेश खटीक सामने ही नहीं आ रहे हैं। वहीं अब खटीक के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कह दिया है कि यूपी के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जनप्रतिनिधियों की बातें सुनकर समाधान करना होगा। खबर तो ये भी है कि दिनेश खटीक सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले कल खटीक अपनी चिट्ठी में अनदेखी, अधिकारियों की ओर से अनसुनी, उपेक्षा की बात कहते नजर आए थे। और कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी खेमे से जुड़ी ये जो खटपट है वो केंद्र तक सुनाई दे रही है, क्योंकि सीधे अपना इस्तीफा ही केंद्र में भेजा है दिनेश खटीक ने। अगर देखा जाए उनके इस्तीफे से उतनी बड़ी हलचल नहीं होती अगर ये सीधा दिल्ली ना पहुंचता, लखनऊ तक, राज्यपाल तक, सीएम योगी तक ये इस्तीफा पहुंचता, तब तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन ये सीधे दिल्ली पहुंचा है, यानी यूपी की जो ये खटपट है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। उसमें भी साफ शब्दों में ये लिखा जाना कि अधिकारियों की ओर से उपेक्षा है और प्रोटोकॉल और तमाम चीजें, और उसके समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी आता है। यानी बीजेपी खेमे में ये दो बड़ी हलचल है। इस पर सियासत तो जरूर होगी, क्योंकि देखिए विपक्षी दलों के पास भी मौका मिल जाएगा कि पार्टी के भीतर ही मंत्री इस्तीफा देते हैं, वो भी सीएम को या राज्यपाल को नहीं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, क्योंकि शैलेश, नाराजगी तो सामने आई, दिनेश खटीक की इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन अब जानकारी इस बात की है कि आज मुख्यमंत्री से मुलाकात उनकी हो सकती है। क्या अपडेट इसको लेकर है? केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अब आपको बताएं कि आज शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है। हालांकि कल शाम को भी चर्चा थी कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, और एक अधिकारी ने अनऑफिशियली ये बात बताई हुई थी कि आज शाम को करीब, यानी कल जो बीत गया, कल शाम 7 बजे की मुलाकात हो सकती थी। हालांकि वो मुलाकात नहीं हुई और बाद में वहाँ पर लोगों ने कहा कि आज का कोई समय ही नहीं लिया गया था। लेकिन अब आज की अगर हम बात करें तो आज शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है। और इससे पहले देखिए सूत्रों से एक और जानकारी आ रही है, जो राज्य मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा है वो राजभवन पहुंच चुका है और वहां से मुख्यमंत्री को भी भेजा जा चुका है। आगे जो भी संस्तुति होगी उसके आधार पर राज्यपाल फैसला लेंगी, लेकिन ये सोर्सेस से खबर आ रही है कि इस्तीफा राजभवन पहुंच चुका है। देखना होगा कि आज आगे की सारी चीज रहती है। फिलहाल हम मौजूद हैं जो राज्य मंत्री दिनेश खटीक को सरकारी आवास मिला हुआ है। शैलेश, क्योंकि मेरा सवाल यही था कि दिनेश खटीक है कहाँ? उनके चर्चे चारों तरफ हैं, यूपी से लेके दिल्ली तक हैं, लेकिन वो हैं कहाँ? बिल्कुल, और ना ही वो अपने मेरठ आवास पर बिल्कुल दिखाई दे रहे देखिए हैं। फिलहाल लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है।
जी बिल्कुल, देखिए उनकी लोकेशन की अगर बात की जाए तो फिलहाल लखनऊ में नज़र नहीं आ रही है। चर्चा थी कि कल रात में वो यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही कि फिलहाल वो लखनऊ वापस नहीं लौटे। जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, गेट बंद है, अंदर कोई गाड़ी भी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है सामने की तरफ। और जहाँ तक बात करें तो चर्चा इस बात की भी है कि आज दिनेश खटीक अपनी पार्टी के भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद आज शाम को ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं इस देखिए पूरे घटनाक्रम के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, कल शाम को पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री है, यानी जिस विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक हैं उसी विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक बैठक की थी कल अधिकारियों के साथ में। वो बैठक देखिए पहले से प्रस्तावित जरूर थी, लेकिन जो उसमें चर्चा हुई उसमें जो दिनेश खटीक की तरफ से बिल्कुल लगाए गए हैं, चाहे वो तबादलों से जुड़े बीजेपी की रणनीति में भी नहीं रहा है कि लंबे वक्त तक किसी एक शख्स के पास 2 पद की जिम्मेदारी हो, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह के पास है ये फिलहाल। और देखना ये होगा कि जिस डिपार्टमेंट में जिसके अंडर में वो काम कर रहे थे वही प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, क्या वहां से कोऑर्डिनेशन की कमी है या CM योगी से मिलकर के मुलाकात करके बातचीत हो पाएगी। बहुत कुछ होने वाला है, आप नजर बना करके रखिएगा शैलेश। और चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद कल देर शाम तक जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई थी। बिल्कुल, और इस बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहे। दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों के साथ जो बैठक भी की, उनमें जिन मुद्दों पर चर्चा की, जिसका जिक्र हुआ, उसका जिक्र खटीक ने अपनी चिट्ठी में भी किया था। तो देखिए ये बैठक अहम रही। जल शक्ति विभाग के तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौजूद रहे इस बैठक में। पूरा महकमा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय है, ये पूरा मामला शुरू होता है मंगलवार की कैबिनेट बैठक को लेकर के, जहां एक तरफ लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होने वाली, परिषद की बैठक होने वाली 12 बजे, एक तरफ मंत्री दिनेश खटीक अपना इस्तीफा लिखते हैं और इसके बाद इस पर लगातार अपडेट्स का दौर चल रहा है। लेकिन PWD डिपार्टमेंट ये भी चर्चा में है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद एक्शन लगातार चल रहा है। इसी बीच कई विवादों के बाद मंत्री जितिन प्रसाद का बयान सामने आया है। बिल्कुल, और जितिन प्रसाद ने ये कहा कि PM और CM योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। जहां विभाग में कोई अनियमितता होती है तो कार्रवाई होगी। जितिन प्रसाद ने यह भी कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं, राष्ट्रीय नेता से आप कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। नहीं, ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं। और अब बात करते हैं आज यूपी के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने वाली बड़ी सौगात की। बिल्कुल, क्योंकि आज CM योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करने वाले हैं और इसी के तहत 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों को, उनके परिवारों को ये कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। और इन परिवारों को आयुष्मान योजना में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलने वाली है। इसके मद्देनजर कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। CM योगी लोक भवन में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। हालांकि इस मौके पर कुछ कर्मचारियों और पेंशनर्स को हेल्थ कार्ड भी वितरित किया जाएगा। तो बड़ा दिन है आज कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। आज एक बड़ी सौगात उन्हें मिलने जा रही है। लोक भवन से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। 22 लाख से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको ये सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। सभी को इंतजार है और आपको बताएं कि जो आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सबसे पहले शिवलिंग और तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। तो आज काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होने वाली है। ये मामला जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिंहा की विशेष बेंच के पास सुनवाई के लिए पहुंचा है और आज वक्त मिला है 2 बजे का। मुख्य मामले में जो परिसर में शिवलिंग मिला है उसकी पूजा पाठ का अनुमति मांगने वाली ये याचिका है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी है। 20 मई को आखिरी सुनवाई हुई थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मसले पर जिला जज को ये ट्रांसफर कर दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इसे आदेश में कहा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, अनुभवी जज के पास भेजना चाहिए जो वहां पर मौजूदा स्थिति में चीजों को देख रहे हो। इसीलिए ये कहते हुए उन्होंने जिला जज पे ये पूरा मामला भेजा था। अब आवेदन की प्राथमिकता से सुनी जाए, हिंदू पक्ष के वाद को सुनवाई के अयोग्य कहा गया है। इस पूरे मामले पर अब तक जिला या वाराणसी में जिस तरीके से चल रही थी सुनवाई, इसी बीच 20 मई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। 3 जजों की ये बेंच है जो सुनवाई करने वाली है। 20 मई को जब सुनवाई हुई थी तो यहां पर इस पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया गया था वाराणसी, क्योंकि इस लोकल मामले में कितनी चीजें चल रही हैं इसे परखने और जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को काशी भेजा था। लेकिन आज सुनवाई का दिन है, अहम दिन है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की पूजा पाठ का दावा किया था। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा कह रहा है और कह रहा है कि ये मामला बनता ही नहीं है, सुनने योग्य ही नहीं है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत का संस्कृत महाविद्यालय इन दिनों बेबसी का शिकार है। दशकों पहले बने इस महाविद्यालय में ना तो शिक्षक है और ना ही कोई इसकी देखभाल करने वाला। सिर्फ कार्यवाहक प्रधानाध्यापक की बदौलत ही महाविद्यालय की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। है तो ये पीलीभीत का दूधेश्वर नाथ संस्कृत महाविद्यालय, लेकिन शिक्षा के इस मंदिर में ना शिक्षक हैं, ना ही ज्यादा छात्र। फिलहाल इस महाविद्यालय की जिम्मेदारी कार्यवाह प्रधानाध्यापक पर है। वो ही इसके शिक्षक हैं और वो ही इस एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय को चला रहे हैं। बदहाली के आंसू रोते इस महाविद्यालय में अभी कक्षा 6 से MA आचार्य की उपाधि लेने वाले कुल 23 छात्र हैं, जबकि कई छात्र शिक्षकों के टोटे की वजह से यहाँ एडमिशन नहीं लेते। संस्कृत विद्यालय की जो दुर्दशा है इस समय, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। उस पर लोगों का ध्यान देना चाहिए, चाहे वो यहाँ का प्रशासन हो, सरकार हो, ताकि जिससे संस्कृति को बढ़ावा मिल सके और लोग जो बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरह से पढ़ सके और अपना भविष्य सुधार सके। 1945 में बने इस महाविद्यालय का निर्माण पीलीभीत के रहने वाले ही किशन लाल नंदलाल ने अपनी निजी जमीन को दान कर किया था, जिसमें शुरू में 6 शिक्षक तैनात थे। बाद में एक एक कर सभी शिक्षक रिटायर होते गए, लेकिन दोबारा किसी दूसरे शिक्षक की तैनाती नहीं हुई। जो वहाँ पर देखा है, वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, और तो वहाँ पे जो है एक टीचर प्रभारी प्रधानाचार्य की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी को भी, विश्वविद्यालय को पत्र लिखा जाएगा कि वो इसमें जो है जो टीचर्स हैं उनकी पोस्टिंग करें। फिलहाल कार्यवाह प्रधानाध्यापक ही इस महाविद्यालय की साफ सफाई से लेकर रख रखाव तक करते हैं। अगर इस खबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री देख रहे हैं तो इस संस्कृत और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सरकार को इस संस्कृत महाविद्यालय के बारे में विचार करना चाहिए। कैमरा सहयोगी प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, ABP गंगा, पीलीभीत। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बिजनौर से बता दें। बिजनौर में हादसे की खबर मिल रही है। बिजनौर में चलती स्कूल वैन से सड़क पर गिरी छात्रा ने दम तोड़ा। खटारा स्कूली वैन की गेट खुलने से 4 छात्र छात्राएं गिर गए। 3 घायल छात्र छात्राओं को CSC में भर्ती करवा दिया गया है। और थाना हल्दौर के सोतखेड़ी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे के बाद अभिभावकों ने हंगामा भी किया। निजी स्कूल में दौड़ रहे अनफिट स्कूल वाहन जो कि खतरे को दावत दे रहे हैं, हादसों को न्योता दे रहे हैं। एक बच्ची की जान चली गई है। ये बड़ा मामला है, ये देख सकते हैं आप तस्वीर में। इस मासूम को इसकी जिंदगी छीनने का जो जिम्मेदार है वो ये वैन है।
इस वैन का गेट ही नहीं लॉक होता है ठीक से, बावजूद इसके बच्चों को स्कूल से ले आने की जिम्मेदारी इस वैन की थी। अब ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है अगर ये बच्ची स्कूल के लिए निकली लेकिन कभी भी अपने घर वापस नहीं पहुंचेगी? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अब इन अभिभावकों पर क्या बीत रही होगी। ऐसे में लगातार मुहिम चलाई गई, पखवाड़ा चलाया गया कि स्कूली वाहन अनफिट नहीं होने चाहिए। बावजूद इसके ये बड़ी खबर आ रही है, हल्दौर इलाके का मामला बताया जा रहा है, अभिभावकों का हंगामा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि लगातार स्कूल प्रशासन से ये सवाल किया जा रहा है कि बच्चों को, नौनिहालों को जो वैन या बस लेकर के चलती है वो कितनी फिट है। लेकिन अभी अनफिट होने का खामियाजा 3 घायल छात्रों को सीएचसी भर्ती कराया गया है और 1 बच्चे की जान जाने की खबर आ रही है। इस पूरे मामले पर अब अभिभावकों का गुस्सा है। जाहिर सी बात है, लगातार ये मुहिम चलाई गई है और यहां बिजनौर में चलती इस वैन से ये छात्रा गिरी और मौके पर ही मौत हो गई। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस मासूम की, बाकी 3 बच्चे भी गिरे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की वो वैन होगी जिसका डोर लॉक नहीं होता है, वो स्पीड में कितनी रही होगी कि बच्चे गिरने के बाद तुरंत दम तोड़ देती है। हल्दौर का ये पूरा मामला है। एक छात्रा की मौके पर मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। अब अभिभावकों में गुस्सा है, अभिभावकों में नाराजगी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार स्कूल की जो बसेस हैं उनके फिटनेस पर सवाल उठाया गया। ये पूरा मामला एक पूरे महीने तक मुहिम चलाई गई, बावजूद इसके ये खबर विचलित करती है तमाम अभिभावकों को जो अपने बच्चों को स्कूल वैन में बिठा करके भेजते हैं ताकि वो स्कूल जाएं, पढ़ाई करें। लेकिन उन वैन की कंडीशन क्या है, ये स्कूल की जिम्मेदारी है। किस तरीके की गाड़ियों में वो जाते हैं और आते हैं ये अभिभावक नहीं चेक कर सकते, लेकिन खामियाजा जरूर भुगत चुके हैं। बिजनौर से ये बड़ी खबर आती है और फिर से परेशान करती है तमाम अभिभावकों को कि अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए जिस गाड़ी में वो बिठा रहे हैं वो क्या उन्हें वापस भी ले आएगी। ये बड़ा मामला है। हल्दौर के सोत खेड़ी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे के बाद अभिभावकों ने हंगामा भी किया है, उनमें गुस्सा है। फराज खान हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। फराज, अभी स्कूल प्रशासन का क्या कहना है और डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ऐसी अनफिट वैन चल रही थी, क्या जानकारी नहीं थी किसी को? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें जनपद बिजनौर की तो जनपद बिजनौर में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी वाहन हैं जो स्कूली बच्चों के वाहन हैं जो खटारा हो चुके हैं और परिवहन विभाग जो है इस और बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा है। स्कूल लेकर के कहीं ना कहीं जो है सुबह जो है ये बस वैन जा रही थी, स्कूली वैन, और स्कूली वैन जो है अचानक खिड़की का गेट खुला, चलती हुई खिड़की का गेट खुला, जिसमें 4 छात्राएं जो है तुरंत मौके पर जो है सड़क पर गिर गई, जिनकी एक मासूम छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 जो बच्चे छात्रा हैं वो भी घायल हैं जो सीएचसी में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल जो परिजन है वो काफी गुस्साए हुए हैं और पुलिस क्या कह रही है, ये विभाग क्या कह रहा है, और ये बताइए स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए स्कूल प्रशासन जो है वो कोई जवाब नहीं दे रहा, तसल्ली बस कोई जवाब नहीं दे पा रहा। कौन सा स्कूल है ये? एचएम पब्लिक स्कूल है जो प्राइमरी से नर्सरी का जो है स्कूल है, ये 5th क्लास तक। आप फिर से नाम बताइए, कौन है ये स्कूल, कौन है इसके प्रिंसिपल? एचएम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जो है ये रविंद्र हैं और इनको जो है लगातार इनसे कहा जा रहा था ये चलती जो वाहन है उस पर क्या बच्चों के लिए जब स्कूल वैन की फीस मांगी जा रही थी और उस फीस में कोई कमी थी, क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कितनी वैन है इस स्कूल में जो बच्चों को लेकर के आती जाती हैं? देखिए बिल्कुल अंदाजा था, लेकिन ये लापरवाही कह दो और साथ ही जो है लालच कह दो, कच्चा लालच कह दो, ये जोखिम भरा जो है बच्चों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं लगातार। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं बिजनौर जनपद की अगर बात करें, चाहे वो इंटर कॉलेज हो चाहे वो जूनियर हाई स्कूल। अच्छा, इन सब मामलों की देखरेख करने वाला महकमा, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए ताकि लोगों को पता हो कि ऐसे स्कूल भी हैं, ऐसे टीचर्स और प्रिंसिपल भी हैं जो बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं और बिजनौर में ये सब संभव है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो अनफिट जो गाड़ियां हैं वो लगातार कई सालों से, मैं बता रहा हूं कि कई सालों से अनफिट गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जो प्रशासन और प्रशासन के साथ तमाम मुहिम सरफराज आप इस खबर को पकड़ के रखिएगा और एकदम बारीकी से इसकी सारी डिटेल निकालिएगा, हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। किसी भी एक बच्चे की जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती है कि स्कूल का लालच और पर्यावरण विभाग की एनओसी देने पे ये डिपेंड कर जाए कि वो बच्चों को किसी गाड़ी में भर करके ले जाए जिसका दरवाजा ना लॉक होता हो। कितनी शर्मनाक ये स्थिति है कि हमारे देश में अभी भी ऐसी खबरें आती हैं और हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आप नजर बना करके रखिएगा, लेकिन ये पूरा मामला समझिए, जहां पूरी मुहिम चलाने के बाद उसका असर ये है
पैसों की लालच में ऐसी वैन्स में बच्चों को बिठा करके ले आए जिसका दरवाजा लॉक नहीं होता है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पैसे के लालच में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ जाया किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये दुखद खबर सामने आई है। हालांकि अब इस पर एक्शन क्या होता है स्नेहा, ये भी देखना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।